सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2020 की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कल इस्माइल जो हमारा राजस्थान सरकार का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके तहत जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है कक्षा 10 के मैथ से संबंधित आपको दिए जा रहे हैं, ताकि बोर्ड परीक्षा में आप उससे संबंधित अभ्यास कर सके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसी कड़ी में इस्माइल पेपर का है चौथा जो पेपर है आपके लिए आया था, तो उसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो उसके क्या आंसर होने वाले हैं, हो सकता है कि आपने सॉल्व कर ली हो, फिर भी आप मेरी इस विधि को प्रश्नों को ज़रूर देखें, उनका उत्तर ज़रूर देखें कि किस प्रकार आंसर सॉल्व किया जाए और अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त किए जाए। तो पहला प्रश्न आया था कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएफ दे रखा था। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम है 12 और 336 है, तो और एक पूर्णांक दे रखा 48, तो दूसरा ज्ञात करना था। तो हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या वाले चैप्टर में कि दो पूर्णांक या दो संख्याएं दे रखी है तो उनका गुणा और एचसीएफ और एचसीएफ का गुणा है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम वही लगाएंगे, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम मान रख देंगे। प्रथम संख्या 48 दे रखी है, द्वितीय संख्या में ज्ञात करनी है, एचसीएफ 12 और एलसीएम 300 और ये 36 देर का है। तो हमें क्या करना है, इनको सीधा गुणा नहीं करना है, हम क्या करेंगे पहले भाग देंगे 48 का। तो द्वितीय संख्या इक्वल टू क्या हो गया, 12 गुणा 336 बटा 48। हम देखें यहाँ से गुणा करेंगे, 12 एकम 12 और 12 चौके 48, यहाँ 4 बार कट गया, फिर 4 से इसको काटें तो कितना हो गया, 8 चौक 32, तो 8 बार भाग गया, बाकी रह गया 1 उतार लिया, 6 16, 16 में 4 का भाग 4, तो आंसर अपना कितना गया 84। तो इस प्रकार दूसरा जो पूर्णांक हो वो क्या हो गया, 84 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आया था, यदि cos 2a इक्वल टू साइन 4a हो तथा 2a और 4a न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये जो पूर्व कोण से संबंधित क्वेश्चन है तो काफ़ी इजी है, इससे घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा हमें दे दें, ऐसा त्रिकोणमिति अनुपात के पद दे दें और यहाँ पर जो थीटा के जो मान है वो 0 30 45 60 और 90 के अलावा हैं, 0 30 45 60 और 90 के अलावा, क्योंकि हम 0 है 0 30 45 60 और 90 इनके जो मान वाले हैं, इनके तो मान हम सारणी जो त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी उनसे उनके त्रिकोणमिति अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं, परंतु अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो उनके मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। उनको कैसे सोल्व करेंगे, तो उनको पूर्ण कोण के माध्यम से सोल्व करते हैं। तो दोनों कोण न्यून कोण है और हम जानते हैं कि न्यून कोणों जो दो न्यून कोण अगर पूर्ण कोण हैं तो उनका योग क्या होता है, 90 डिग्री होता है। हमने दोनों को क्वेश्चन लिखा है। अब हम देखते हैं कि 4 है, इधर 2a भी ले इसका भी ले सकते हैं और इसका भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, किसी का भी ले सकते हैं। तो हम 4a का जो पूर्ण कोण लिखेंगे तो किसी 4a का पूर्ण कोण क्या होगा कि हम जानते हैं कि दो कोणों का जो पूर्ण कोण क्या होता है, 90 डिग्री हुआ। अगर a और b दो पूर्ण कोण है तो उनका जो योग होगा वो क्या होगा, वो होगा 90 डिग्री। उनका योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमें मान लो ए दिया हुआ तो बी ज्ञात करना है, तो ए को उधर क्या करेंगे, भेज देंगे। तो हमें 4a का पूर्ण कोण ज्ञात करना है। तो साइड सी बात है कि मान लो हमारे पास में 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का पूर्ण कोण ज्ञात करने हम क्या करेंगे, उसको 90 में से घटा लेंगे। तो 4a का पूर्ण कोण ज्ञात करने हम क्या करेंगे, 4a को 90 में से घटा लिया। अब इस 4a को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, इस 4a को हम रिप्लेसिंग के रूप में कैसे लिख सकते हैं कि ये तो इसका पूर्ण कोण है और उसको फिर 90 में से घटा दिया, यानी जैसे 30 का पूर्ण कोण क्या हुआ, 60। ठीक है, तो अब 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 60, 90 माइनस से, यानी उसको उस पूर्ण कोण को फिर 90 में से घटा दो तो क्या हो जाएगा, वापस वही कोण प्राप्त हो जाएगा। तो 90 माइनस 60 लिखे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 होता है। यहाँ देखो 90 में से 90 कट गया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 है, वापस सेम आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। और तो ऐसा हम रिप्लेसिंग कर देंगे, तो ऐसा रिप्लेसिंग करेंगे तो cos 2a बराबर क्या हो जाएगा, साइन मंझला कोष्ठक 90 माइनस छोटा कोष्ठक 90 माइनस 4 है। हम जानते हैं क्या कि त्रिकोणमिति अनुपात में 90 माइनस थीटा होने पर, यहाँ थीटा क्या हो गया, सारा सारी ये 90 माइनस 4 हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कोस थीटा। इसका जो रिलेटिव हो जाएगा वो यहाँ जाएगा कोस, और थीटा का मान क्या हो, 90 माइनस 4। अब इधर देखते हैं हम, यहाँ कोस से क्या हो गया, कोस कट गया, क्या बच गया, 2a बराबर क्या हो गया, 90 माइनस 4।
ये माइनस का 4 है, उधर जाएगा पक्षांतर हो गया, तो उधर जाकर किसका हो गया प्लस का, बराबर में 90 बच गया। तो 6 बराबर 90, तो ए कितना हो गया, 90 में 6 का भाग दिया, कितना रह गया, 15 डिग्री मान आ गया। तो उस पूरा कोण ए का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। तो ऐसा प्रश्न है वो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। 2 नंबर का प्रश्न आता है और काफ़ी इजी है। तीसरा क्वेश्चन आया था कि त्रिभुज का केंद्रक है वो माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम जानते हैं त्रिभुज का जो केंद्रक है माध्यिका को है 2:1 में विभाजित करता है। 1 नंबर से रिलेटेड प्रश्न है यहाँ पर। चौथा प्रश्न देखें, ध्वजांक विधि से 4532 में 112 का भाग देकर हल ज्ञात करना है। तो हम देखें भाजक क्या है, भाजक है 112 और उसका जो मुख्यांक क्या होगा, यानी पहला अंक, भाजक का पहला अंक मुख्यांक हो सकता है, होता है, तो वो क्या है 1, और बाकी जो बच गए वो क्या हो गए, ध्वजांक हो गए। ध्वजांक के 1 से 1 अंक में रख सकते हैं, 2 अंक में भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार रख सकते हैं, परंतु जितना ध्वजांक रखेंगे, जो हम भाग की जो विधि बनाएंगे उसके जो अंतिम जो तीसरा खंड होगा उसमें भी उतने ही पद रखने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ 2 अंक बनाए हैं ध्वजांक के, तो इसके तीसरे खंड में भी कितने अंक रखने पड़ेंगे, हमको 2 अंक ही रखने पड़ेंगे। तो बाकी बच गए 2 अंक को हम मध्य खंड में रखेंगे और जो मुख्यांक है उसको नीचे रखेंगे। अब इस मुख्यांक का हम क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, मुख्यांक का भाग देंगे। तो साथ में हमारी एक प्रक्रिया और भी चलती रहेगी। तो हम मुख्यांक का भाग किसमें देंगे, यहाँ जो इसमें 4 में भाग देंगे। तो हमारी जो प्रक्रिया देखिए 4/1, तो 4 का 1 में भाग दिया, 4 बार गया, नीचे हमने 4 लिख दिया, शेष पर क्या बचा 0, तो शेष पर 0 हमने यहाँ रख दिया। यहाँ थोड़ा सा इन दोनों के बीच में हमें जगह रखनी है और उनके बीच में रखना है। तो अब देखेंगे नया भाज्य है वो क्या हो गया, 0,5। नया भाज्य क्या हो गया, 0,5। तो ये नया भाज्य 0,5 हो गया। तो अब उसको हम क्या करना है, संशोधित करना है। क्या करना है, संशोधित करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ध्वजांक वाला अंक है 1, 2 और इधर आया है 4, हमारा भागफल क्या है 4। तो इस आगे कोई संख्या नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पहले अंक को इससे पहले अंक से गुणा करेंगे, तो क्या है 5 - 4(1) = 1। तो नया जो संशोधित भाज्य हो गया 1 हो गया। नया जो संशोधित भाज्य क्या हो गया, 1 हो गया। अब इस 1 में क्या करेंगे, वापस 1 का भाग देंगे, तो भाग जा रहा है एक बार और शेष पर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो इसको हम आगे लें तो फिर नया भाज्य क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ भाग दें और शेष पर 0 रख दें तो नया भाज्य क्या हो गया, यहाँ 0 होता तो शेष पूरा जो बाकी जो लास्ट वाला क्या हो गया, नया भाज्य हो जाता और अंतिम शेष पर भी होता। तो नया भाज्य 32। तो संशोधित करेंगे तो क्या होगा 32। अब इसको जो सरल करना है तो हम वापस उसी को लाएंगे और ऊर्ध्व त्रिज्याम विधि, ये जो हमारा मुख्य ध्वजांक था और हमारा जो भाज्य कितना हो गया 4(1), इसको हम तिरछा गुणा करेंगे, 1 × 1 4 × 2 8, तो कितना हो गया 9। ये जो मध्य पद वाला ऐसे ही गुणा किया हुआ है और फिर इसको गुणा करना है 10 से, 2.5 से गुणा करना है और अंत में है जो लास्ट वाले जो 2 पद हैं इनका गुणा करना है। ठीक है, तो आंसर हो गया 32 - 90 - 2 = -60। तो हम जानते हैं कि जो अंत में जो इधर है इसको सॉल्व करने पर जो 60 बचता है वो क्या होगा, शेषफल होगा और शेषफल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो प्रक्रिया 2, 3 और 4 है उसको क्या करेंगे, हमें निरस्त कर देंगे। प्रक्रिया 3 और 4 को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर भाग हमने दिया था 1 में 1 का, एक बार हम भाग देंगे नहीं, 0 बार रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, भागफल 0, तो भाग हमने क्या किया 0 बार गया, तो यहाँ 0 लिख दिया। शेष पर अब क्या बच गया 1। तो अब देखो संशोधित भाज्य या हम कहें अंतिम शेष पर क्या हो गया 132। इसको वापस सरल करेंगे उसी विधि से। तो नया भाज्य क्या हो गया 132, संशोधित भाज्य क्या हो गया 132 - 1 × 1 2, ये तो हो गया ध्वजांक और नीचे ये हो गया 4 0, ये हो गया अपना भागफल। तो तिरछा गुणा करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे और माइनस में है लास्ट में इसका इनका गुणा है करके वो भी घटाएंगे। तो हम देखते हैं क्या आया, 4 दूनी 8 × 80, 80 - 0, तो 132 माइनस क्या हो गया 80 हो गया। तो बच गया कितना 52 और ये 52 क्या हो जाएगा, अंतिम शेषफल हो जाएगा। तो इस प्रकार ध्वजांक विधि से हम इसको हल कर सकते हैं।
पांचवा क्वेश्चन आया कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो माना कि जो प्रथम विषम पूर्णांक क्या होगा, x है। तो क्रमागत जो विषम पूर्णांक आता है या सम पूर्णांक आता है वो क्या होगा, उसमें दो जोड़ने पर ही आता है। तो दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक क्या होगा, x+2। तो प्रश्नानुसार हम देखें कि दोनों क्रमागत पूर्णांक है उनके वर्गों का योग क्या है, तो दोनों का वर्ग कर दो, x का वर्ग x², x+2 का वर्ग x+2 का होल स्क्वायर, और उनको जोड़ें तो उत्तर क्या आया 290, ये लिख दिया। अब इसको सरल करें, तो सरल करेंगे तो x+2 का प्रसार हो जाएगा x² + 4x + 4 a + b का होल स्क्वायर के सूत्र से। अब यहाँ देखें इनको जोड़ें, 2x² + 4x + 4 = 290 इधर आ जाएगा। ये 290 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, और उसमें प्लस का 4 घट जाएगा तो माइनस का 286 बच गया। अब इसमें देखो सभी में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 का भाग दे दिया तो क्या है x² माइनस है 2x माइनस 143। अब ये माइनस जो मध्य पद है 2x, उसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि दोनों का गुणा है क्या होगा 143 हो, और 143 माइनस का आ रहा है तो इसलिए एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो हम देखें 13 और 11 को गुणा करने पर गुणा 143 होता है और उनको घटाने पर क्या आता है 13 में से 11 घटाते हैं तो उत्तर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये सटीक बैठ रहा है। इसको सरल करें तो x कॉमन आ गया तो x + 13 यहाँ बच गया। इधर से देखें 11 कॉमन आ रहा है तो यहाँ x है 143 में 11 का भाग गया 13 बार = 0। x + 13 है वो कॉमन आ रहा है और बच गया क्या अंदर x - 11, तो दोनों को 0 के बराबर रखें तो x + 13 = 0, x - 11 = 0। तो x का मान इधर से आ रहा है 13 और उधर से क्या आ रहा है माइनस का 13 आ रहा है, उधर से क्या आ रहा है प्लस का 11। तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ धनात्मक पूर्णांक, तो हमें धनात्मक लेना है। एक ये ऋणात्मक है इसलिए हम लेंगे नहीं, तो धनात्मक लेंगे तो x का मान कितना हो गया 11। तो अगला जो इसका पूर्णांक क्या होगा क्रमांक दूसरा पूर्णांक x+2 होगा। पहला x है तो दूसरा क्या था x+2, तो 11 + 2 = कितना हो गया 13। तो क्रमांक धनात्मक विषम पूर्णांक कितने हो गए 11 और 13 हैं। छठा क्वेश्चन देखें कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 6 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु दे रखे हैं, उनके शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः क्या है पूरक हैं। तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई वो 6 मीटर है। तो माना एक मीनार है, ये मीनार है, उससे एक 4 मीटर की दूरी पर बिंदु सी स्थित है और एक 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु बी है डी है। तो इसके मीनार के शीर्ष से जो उन्नयन कोण है वो क्या पूरक है। तो ये कोण x है तो इसका पूरक कोण क्या हुआ 90 - x, तो ये 90 - x हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है h ज्ञात करना है। तो दो हमारे सामने 2 त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज D ABD। तो हम सबसे पहले माने कि मीनार की ऊंचाई है h। अब देखें त्रिभुज ABC में हम देखें ABC में क्या हुआ 10x देखें, ये लंबाई बटा लंब बटा आधार देखें, लंब बटा आधार। तो हमारे लंब ये ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है तो हम इसी का अनुपात निकालेंगे। तो लंब बटा आधार का अनुपात क्या होता है 10 होता है। तो 10 और यहाँ कौन कितना दे रखा है x दे रखा है, तो 10x = h/4। इसको समीकरण 1 मान लेंगे क्योंकि आगे सरल हो नहीं सकता। आगे देखें त्रिभुज ABD में ये पूरा बड़ा जो त्रिभुज है उसमें हम देखें ये पूरा बड़ा त्रिभुज है उसमें हम देखें तो आधार कितना देर का आधार नीचे वाला पूरा 9 है और ऊंचाई h ज्ञात करनी है। कौन क्या है 90 - x। तो 10 90 - x = h/9 और 10 90 - x क्या होता है पूर्व कोण, तो इसका पूर्व कोण क्या हो गया कोट x। तो कोट x = h/9 गुणा ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में गुणा 10x को किससे गुणा कर दिया कोट x है और h/2 है h/4 को इससे किससे गुणा कर दिया यहाँ h/9 है ये नीचे दब गया है तो h/9 हो गया। तो इसको हम गुणा करें तो हम कोट को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। तो 10x गुणा 1/10 h को ऐसे गुणा किया h² और 9 को 4 से गुणा किया 36। तो ये आपस में कट गए 10x है 10x कट गया तो क्या बच गया 1। तो 1 बराबर h² बटा 36। तो h² क्या हो गया तिरसा गुणा कर जाएगा 36 का 1 से 36। तो h बराबर क्या हो गया √36 = 6। तो इस प्रकार ये जो मीनार की ऊंचाई वो कितनी होगी 6 मीटर हो गई। अगला क्वेश्चन देखें आकृति में एक त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज है ABC
और उसकी एक भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तो एक भुजा 20 है तो सारी भुजा भी कितनी होगी 20 होगी। समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, और प्रत्येक कोण कितना वो भी बराबर होता है 60 डिग्री होगा। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 मीटर की त्रिज्या के चाप काटे हुए, ये यहाँ ऐसे बिंदु से शीर्ष ये चाप काटे हुए हैं, ये चाप काटा हुआ है, ये नहीं ये त्रिज्यखंड बन गया, ये भी त्रिज्यखंड बन गया, ऐसे ये बन गया 20 से त्रिज्यखंड बन गया, तो 3 त्रिज्यखंड बना हुआ है। तो उस त्रिज्यखंड से फिर क्या हुआ छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो छायांकित त्रिज्यखंडों से ये छायांकित जो भाग बना उसका हमें क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल हम निकाल लें तीनों के, तो जो बचेगा तो वो क्या बचेगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो हम इसको चित्र हमने देखे वापस बना लिया है। ये त्रिज्यखंड की या 10 सेंटीमीटर की दूरी दिखा दी है, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा दिखा दी है, ठीक है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल -3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये तीनों त्रिज्यखंड बन रहा है नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3, और तीनों त्रिज्यखंड क्या है बराबर हैं, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का चाप लिए बना हुआ है, और तीनों के कोण भी क्या है 60 डिग्री है, तीनों के कोण भी क्या है 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री होता है। तो हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, और -3 त्रिज्यखंड है 3, और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 गुणा πr²। तो ये हो गया। अब यहाँ हम इसका मान रखेंगे, तो प्रश्न में दे रखा है कि पाई का मान 3.14 लेना, √3 का मान 1.73 लेना है। तो यहाँ √3 का मान 1.73 और बटा 4 गुणा भुजा 20 दे रखी है समबाहु त्रिभुज की 20 गुणा 20। तो ये देखो 2 से ये 4 और 4 कट गया तो क्या बचेगा 100। और इधर देखें यहाँ हमने थीटा का मान क्या लिया 60, क्योंकि त्रिज्यखंड में जो कोण है वो कितना रहा है 60/360 गुणा पाई का मान 3.14 लिया है, गुणा आर का मान कितना दे रखा है, ये त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है वो कितनी है 10 है, 20 नहीं लेनी, यहाँ पर हमको 10 लेनी है। इसको हम सरल करें तो देखें कि यहाँ से क्या है 173 और इसको गुणा करें तो कितना है 157। तो आंसर निकालें तो 173 में 57 गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो अंदर का जो भाग बच गया था छायांकित भाग, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, वो होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8वां प्रश्न देखें, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD दिया हुआ था, उसमें कोण A का मान दे रखा है, B का मान दे रखा है, C का D का मान दे रखा है, और बता रहा है कि X और Y का मान हमें ज्ञात कीजिए। तो हम इसको वापस चित्र के रूप में लिखेंगे, कोण के मान हमको दिखाएंगे, और फिर हम देखेंगे बताएंगे कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो समकोण होते हैं वो क्या होते हैं संपूरक होते हैं। तो समकोण संपूरक होते हैं, तो कोण A यानी कोण ये A है और कोण ये है B, तो C, कोण A का C यहाँ आमने सामने कोण है, ये संपूरक है, उनका मतलब क्या हुआ इनको जोड़े तो उधर क्या होगा 180। तो 5y + 5 और x + 10 = क्या हो गया 180। सरल करेंगे तो x + 5y = कितना हो गया 180 - 15, और कितना हो गया x + 5y = क्या हो गया 165। इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा हम देखें ये जो कोण B वाला है और कोण D आपस में संपूरक है, तो उनका योग भी क्या होगा 180 होगा। तो 4y - 4 प्लस 2x + 4 = 180। सरल करें 2x + 4y = क्या हो गया 180। सरल करें दोनों में 2 का भाग दे दें, x + 2y = क्या हो गया 90। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम सरल करें तो इस रूप में हम लिख सकते हैं ऊपर नीचे। तो नीचे वाले के चिन्ह ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो नीचे वाले के चिन्ह हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस। तो ये क्या हो गया x से x कट गया, तो 5y - 2y कितना रह गया 3y बराबर 75। तो y का मान यहाँ से कितना आ गया 75 में 3 का भाग दिया 25। अब x का मान ज्ञात करें तो समीकरण 1 में x का मान रख दो, तो x + 5 गुणा 25 = 165। तो x + 125 = 165। x का मान क्या हो गया 165 में से 125 प्लस का उधर जाकर माइनस का हो गया 40 डिग्री। तो इस प्रकार x और y का मान ज्ञात हो गया। अब एक क्वेश्चन आया था 9वां, जो 6 अंकों का क्वेश्चन है, ये त्रिकोणमितीय अनुपातों से आया हुआ है। सिद्ध कीजिए √1 + cos θ/1 - cos θ = cosec θ + cot θ। तो दूसरा था sin की घात 6 + cos की घात 6 = 1 - 3 sin² a और cos² a। इसको हम सरल करें
तो कैसे लेंगे, पहला हम लें भाग, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हमें अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो हर काम क्या करेंगे, परिमेयकरण करने के लिए अंश और हर को उसे अंश का जो गुणांक है उससे गुणा कर देंगे। अंश का गुणांक से गुणा करेंगे क्या होगा, परिमेयकरण हो जाएगा। हम जानते हैं कि परिमेयकरण में जाकर दो पद हो तो जो माइनस का पद दे रखा है तो उसका विपरीत पद लेंगे, उसका विपरीत लेंगे, प्लस का पद लेकर उसको गुणा करेंगे। अगर प्लस का दिया हुआ तो माइनस का लेकर गुणा करेंगे, तो उससे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो परिमेयकरण हो जाता है। तो इसको हम गुणा करेंगे और फिर हम देखें ऊपर वाले जो सेम पद है अंडर 1 प्लस कोस थीटा और अंडर 1 प्लस कोस थीटा, तो दोनों अंडर की संख्या सेम है, आपस में गुणा होगी तो अंडर हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट में देखो दोनों का क्या हो जाएगा, वो गुण हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी को गुणा करें तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक और माइनस कोस थीटा और प्लस कोस थीटा आपस में गुणा होंगे कोस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में है और तो अंडर रूट हट जाएगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो 1 प्लस कोस थीटा है इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा रह गया। अब इस साइन का भाग एक में देना है और कोस में देना है, अलग अलग लिखेंगे, एक बटा साइन थीटा और प्लस और कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब यहाँ हम देखें, हमें एक बटा साइन का मतलब क्या हुआ, कोसेक, एक बटा साइन का मतलब क्या हुआ, कोसेक, और कोस थीटा बटा साइन थीटा मतलब क्या हुआ, कोट थीटा। तो ये हो गया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और यही तो हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। अगला हम देखें तो यहाँ पर जो है बीजगणितीय जो सूत्र हैं उनका जो काफ़ी प्रयोग होता है इसमें, तो आप बीजगणितीय सूत्र चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, ए प्लस बी कोस ए माइनस बी हो, या ए प्लस बी का होल क्यूब हो, या ए माइनस बी का होल क्यूब हो, ये सूत्र है काफ़ी काम आते हैं, आप इनको है बिल्कुल याद करें, इसमें भी ये सूत्र लगेंगे। तो हम देखें लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन की घात 6 प्लस कोस की घात 6, तो हम देखें इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, घातीय रूप में हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर की घात 3 प्लस कोस स्क्वायर की घात 3, इस 6 को हम 2 गुणा 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पद हो गया ए प्लस बी की घात 3। तो ए प्लस बी की घात 3 कैसे होगा, तो एक सूत्र होता है ए की घात 3 और बी की घात 3 इक्वल टू क्या, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ए प्लस बी, या ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या है कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दिया ए कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो इस रूप में हमने इसको सरल किया। अब हम इसको सरल करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं उत्तर क्या होता है, एक होता है, ये सर्वसम्मिका है। अब यहाँ देखिए इसको सरल करें तो यहाँ घात कितनी होगी, 4, और प्लस यहाँ घात की कोस स्क्वायर थीटा, कोस की घात भी 4 होगी, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको वापस सरल करेंगे इसको, तो इसको भी वापस जैसे हमने यहाँ घातीय रूप में लिखा था तो स्क्वायर के रूप में फिर वापस लिखते हैं इसको। तो साइन स्क्वायर थीटा की घात 2, तो यहाँ घात 4 हो जाएगी, और यहाँ पर भी घात 4 इस रूप में लिखे तो कोई समस्या नहीं है। और हम जानते हैं फिर वही सूत्र यहाँ लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और लास्ट में ये अपना था ही, और इसका ये ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा था आ गया, जो क्या है राइट हैंड साइड है। अंतिम प्रश्न देखें तो माध्यक और बहुलक ज्ञात करना दिया गया था, तो एक बारंबार सारणी दे रखी है, उसमें माध्यक और बहुलक ज्ञात करना, तो हमें इसमें माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है तो सारणी में केवल इतना ही क्या करना है, हमें केवल CF ज्ञात करना है। और CF कैसे ज्ञात होगी, हमें F यहाँ लिखा है तो सेम टू सेम लिखेंगे, फिर उसमें आगे वाले पद जोड़ते जाएंगे। और यानी इसमें 30 जोड़ा 72, 72 में 50 जोड़ा 122, और 122 में 22 जोड़ा 144, 144 में 8 जोड़ा 152, 152 में 5 जोड़ा 157, और लास्ट में n बराबर 157 यहाँ पर लिखना है। माध्यक और बहुलक में केवल सारणी इतनी बनानी है, बहुलक में तो सारणी बनानी ही नहीं है, और जब माध्यक हो तो हमें CF वाला कॉलम और डालना होता है। तो सबसे पहले हम माध्यक ज्ञात करेंगे, तो देखें माध्यक में हम क्या लेंगे, जो n हमने ज्ञात किया है n/2 देखेंगे, तो n/2 कितना है 78.5 होता है, 157 में 2 का भाग दिया 78.5, जो कि कहाँ आता है माध्यक वर्ग में, कहाँ पर आता है 78.5, तो यहाँ 72 तक यहाँ आता है, बाकी कहाँ आएगा यहाँ पर आएगा 78.5 इसमें आता है। जो माध्यक वर्ग किस में आता है 16
से 24 इसमें आता है, तो हमारा माध्यक वर्ग क्या हो गया 16 से 24। तो अब 16 से 24 में हम देखें तो जो एल क्या होता है, ये निम्न सीमा है एल माध्यक वर्ग की, तो एल का मान कितना हो गया 16। और इस माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होगी वो एफ हो जाएगा 50। एच हम जानते हैं इसका वर्ग अंतराल 16 24 का वर्ग अंतराल 8। और सी एफ यानी पूर्व के जो पूर्व का जो वर्ग है उसकी जो सी एफ देखेंगे वो कितनी है 72। तो माध्य का सूत्र देखें एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी ए बटा एफ गुणा एच, ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। इसमें प्रत्येक स्टेप पर एक एक नंबर दिया जाता है, जैसे हमने ये इतना कार्य किया उसका 1 नंबर है, और फिर ये सूत्र रखा इसका भी 1 नंबर है, इसको सरल करेंगे तो फिर भी उसका भी 1 नंबर होगा। तो इस प्रकार माध्य के ये 3 नंबर हो गए, 3 नंबर हम बहुलक ज्ञात करने होंगे। तो इसका मान रखेंगे 16 प्लस एन बटा 2 75.8 माइनस 72 हो गया बटा में 50 गुणा 8 सरल करेंगे तो 16 प्लस 78.5 में से 72 गया 6.5 बच गया बटा 50 गुणा 8 और सरल करें इसको तो 16 प्लस 0.13 गुणा 8 इसको सरल किया तो 16 प्लस 1.04 इक्वल टू क्या हो गया 17.04। ये हो गया हमारा माध्यक। अब हम याद करेंगे बहुलक, तो बहुलक याद करेंगे तो सर्वाधिक बारंबारता देखें तो सर्वाधिक बारंबारता है 50 और वो कौन से बहुलक वर्ग में आती है, वो आती है 16 से 24 में। तो बहुलक का सूत्र लिखेंगे एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, ये आपको सूत्र है, याद रखना है। माध्य के माध्यक बहुलक तीनों के सूत्र आपको याद रखने हैं। अगर तीनों के सूत्र आपको याद हैं तो जाहिर सी बात है 2 नंबर आपके पक्के हैं। हमने यहाँ से देखें एल 16 है, F1 यानी जो माध्यक वर्ग की जो बारंबारता बहुलक वर्ग की जो बारंबारता वो होगी 50। F0 क्या होगी, उससे जो पहले वाला वर्ग था उसकी बारंबारता। तो यहाँ देखें ये 50 सर्वाधिक है इसलिए ये क्या होगा बहुलक वर्ग हो गया और ये F1 हो जाएगा। F0 क्या होगा, इससे पिछले वाले वर्ग की जो बारंबारता होगी वो क्या होगी F0, तो F0 का मान 30। F2 क्या होगा, इसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता F2 कितनी होगी 22 और इनका वर्ग अंतराल 8 है ये। और L क्या होगा इसका, यहाँ से 16 आ जाएगा। तो इसका मान हम रखेंगे तो 50 माइनस 30 बटा 2 गुणा 50 माइनस 30 माइनस 22, तो यहाँ आप इसको सरल करेंगे 50 में से 30 गया कितना बच गया 20 और नीचे देंगे पहले इनको गुणा करना है 2 गुणा 50 100 और माइनस इनको देखो दोनों माइनस के जुड़ जाएगी माइनस के 52 हो जाएगा 100 माइनस 52 सरल करेंगे तो 20 बटा 48 गुणा 8, ये कट रहा है 48 से 8 6 बार 20 बटा 6, तो आंसर देखेंगे कितना 16 प्लस 3.33 और आंसर कितना 19.33। तो इस प्रकार ये स्माइल पेपर 4 हो गया जो आपके लिए चैलेंज था, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम की पर्पज़ से तैयारी करें। और खुशखबरी ये है कि बोर्ड के एग्ज़ाम शीघ्र ही होने वाले हैं, मई के जो पहले सप्ताह में आयोजित होने की संभावना पूरी है। धन्यवाद।